पहली बड़ी खबर सीधे आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप ने ईरान को दी सबसे नई धमकी। डील के लिए ईरान के पास बहुत कम वक्त है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यह लेटेस्ट धमकी दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हो सकता है ईरान पर फिर हमला करना पड़े। ट्रंप ने कहा है ईरान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ईरान हमसे डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को ट्रंप ने फिर दी हमले की धमकी। तो ईरान को ट्रंप की नई धमकी है, लेकिन कल उन्होंने युद्ध से जो कदम पीछे हटाने वाली बात कही, ईरान उस बयान का जमकर मजाक उड़ा रहा है। ट्रंप ने कल कहा था कि ईरान पर अमेरिकी सेना बहुत बड़ा हमला करने वाली थी। ईरान पर होने वाली मिलिट्री स्ट्राइक को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अमेरिका ने यह फैसला खाड़ी देशों के कहने पर लिया है। सवाल यह है कि वो कौन से खाड़ी देश हैं जिन्होंने ट्रंप को ईरान पर अभी हमला न करने के लिए मनाया। सवाल यह भी है कि क्या ये ट्रंप का कोई नया यू टर्न है? क्या वो एक बार फिर से यू टर्न प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, या फिर यह उनका कोई वॉर ब्लफ है जिसके साए में खाड़ी में विनाश का चैप्टर खुल सकता है? असल में ट्रंप ऐसा पहले भी करते रहे हैं। जानकार इसे उनका डिप्लोमेटिक मूव मान रहे हैं और ट्रंप का यह कूटनीतिक छलावा भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 साल का इतिहास देखें तो ट्रंप ने जब जब यह कहा है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तब तेहरान पर कुछ ही घंटों बाद ही एयर स्ट्राइक हुई है। लेकिन ट्रंप ने इस बार जब यह कहा है कि वो ईरान पर अभी हमला नहीं करेंगे, तो ईरान ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने एक्स पर लिखा, ट्रंप पहले सैन्य हमले की समय सीमा तय करते हैं, फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हैं, इस व्यर्थ उम्मीद में कि ईरान की जनता और अधिकारी घुटने टेक देंगे। ईरान की शक्तिशाली सेना और हमारे महान लोगों का फौलादी हाथ दुश्मनों को पीछे हटने और सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका और ईरान में नई जुबानी जंग की यह अभी आधी पिक्चर है, क्योंकि ट्रंप का पूरा स्टेटमेंट यह नहीं कहता है कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि इशारा यह दिया है कि खाड़ी में अगले 48 घंटे अति गंभीर साबित हो सकते हैं और ऐसा ना हो कि इसकी जिम्मेदारी या कहे गेंद भी उन्होंने ईरान के पाले में ही डाल दी है। ट्रंप ने जिन खाड़ी देशों का नाम लिया है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इनमें पहला नाम है कतर का। लिखा है कि कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने मुझसे ईरान पर मंगलवार को होने वाले हमले नियोजित सैन्य हमले को होने वाले हमारे नियोजित सैन्य हमले को स्थगित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि गंभीर वार्ता चल रही है और उनके अनुसार ईरान से एक ऐसा समझौता होगा जो अमेरिका के साथ साथ अरब वर्ल्ड और बाकी सभी देशों को भी स्वीकार्य होगा। ट्रंप के मुताबिक इस समझौते के हिसाब से ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं रहेंगे, लेकिन ईरान ने अगर ऐसा कोई समझौता नहीं किया तो अमेरिकी सेना किसी भी क्षण ईरान पर पूर्ण और व्यापक हमले के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि ट्रंप अब ईरान को समझौते के लिए और ज्यादा वक्त देने के मूड में नहीं है। वो यूरेनियम पर 20 साल की रोक वाली रियायत से भी पलट सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को 2-3 दिन की मोहलत दी है, लेकिन सवाल इसके आगे का है कि क्या ईरान अमेरिका से डील करने के लिए अपने एनरिच्ड यूरेनियम को उससे या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों को सौंप देगा? ईरान की तंसीम न्यूज एजेंसी ने इस सवाल पर क्या लिखा है समझना जरूरी है। ईरान अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अमेरिका परमाणु मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। इस हिसाब से अमेरिका ईरान में समझौता बहुत दूर की बात लग रही है। वहीं मुश्तबा खमनेई के सैन्य सलाहकार ने चेतावनी दी है कि ईरान की सेना भी विनाशकारी जवाब देने के लिए तैयार बैठी थी। योजना ऐसी थी कि अमेरिका ने ऐसा इतिहास में भी नहीं देखा होगा। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से समझिए। इस जंग को शुरू होने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच में जो डिप्लोमेटिक टॉक्स चल रही थी, उसमें ईरान ने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर जो प्रस्ताव अमेरिका को दिया था, वो पूरी दुनिया कह रही है कि वो अब तक का सबसे अच्छा ऑफर था। लेकिन उसके बाद छल हुआ, ईरान पर हमला हुआ, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। तो किसी भी सूरत हाल में अब का जो ऑफर होगा वो उतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ईरान को खौफ नहीं है, उसे डर नहीं है अमेरिका का। हमले के बाद वो डर खत्म हो चुका है। ईरान ने यह भी कहा है कि इसे हमला टालना नहीं बल्कि पीछे हटना कहते हैं। यूएस बेस वाले देश हमलों से डरते हैं। ईरान पर अमेरिकी हमलों से यूएस सैन्य बेस वाले देश खौफ में।
इस सबके बीच में आपको एक अपडेट दे दें। प्रेसिडेंट पुतिन का विमान बीजिंग में लैंड कर चुका है। जैसे ही विजुअल्स और खबर आएगी अब आपको दिखाना शुरू कर देंगे। ईरान की जवाबी प्रतिक्रिया ट्रंप को बेचैन कर सकती है। बात जहां तक सैन्य तैयारियों की है तो ईरान उसमें पीछे बिल्कुल नहीं है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट है, ध्यान से देखिएगा। केशम द्वीप की हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई है। तंजीम न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि केशम द्वीप के आसमान में ड्रोन देखे जाने के बाद टारगेट को नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। आपको बता दें कि केशम द्वीप में ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। इस्फहान से केशम द्वीप करीब 900 किलोमीटर दूर है। इस्फहान में ईरान का अति महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है जहां एनरिच यूरेनियम होने की आशंका है और ऐसा माना जा रहा है कि केशम द्वीप में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने के पीछे का उद्देश्य इस्फहान को बड़े हमले से बचाना है। एक खबर यह भी थी कि केशम आइलैंड में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। कारण अननोन बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ने भी रिपोर्ट दी है कि ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स की फिर से तैनाती की गई है और अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालांकि आपके मन में अब यह भी सवाल होगा कि ट्रंप ने आखिरी समय पर ईरान पर हमला क्यों टाला। तो इस पर एक खबर पेंटागन के हवाले से भी वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि पेंटागन ने ट्रंप को ईरान के बारे में एक सीक्रेट वार्निंग दी थी, जिसमें कहा था कि ईरान ने लड़ाकू विमानों को आसमान में ढूंढकर उन्हें मार गिराने की क्षमता बढ़ा ली है। ईरान के डिफेंस सिस्टम पहले से और ज्यादा मजबूत हैं। ईरानी कमांडरों ने यूएस के जेट और बॉम्बर्स के उड़ान का पैटर्न भांप लिया है। इस मामले में रूस से मदद मिलने की बात भी कही जा रही है। ईरान ने रूस की मदद से अमेरिकी एयरफोर्स की युद्ध रणनीति जान ली है। आपको याद होगा, अमेरिका ने जब जब ईरान पर एयर स्ट्राइक की है तब तब दम भरते हुए कहा है कि ईरान के आसमान पर अब उसका पूरा कंट्रोल है। ईरान अब इस रणनीति को तोड़ने का काम कर रहा है। अमेरिकी खतरे को उसने अगर आसमान में ही नष्ट करना शुरू कर दिया तो समझिए कि यह युद्ध जीतना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इस बीच तेहरान में ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रिपोर्ट्स है कि ईरान एक अलग ही सीक्रेट प्लान पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की स्क्रिप्ट लिखी गई है। इसके लिए 500 करोड़ की सुपारी का खुला ऐलान हुआ है। यानी जो इन दोनों को जहन्नुम पहुंचाएगा वो 500 करोड़ का मालिक बनेगा। हैरानी की बात यह है कि ईरान की संसद में इस पर मोहर लगाने की तैयारी, यानी ट्रंप और नेतन्याहू की किलिंग का सरकारी फरमान निकाला जाएगा। लेकिन ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही बम, गोले और मिसाइलों की बरसात नहीं हो रही, युद्ध भले ही ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन बदले की आग में दोनों जल रहे हैं। दांव अमेरिका खेल रहा है तो तेहरान भी पीछे नहीं है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की संसद में सैन्य और सुरक्षा बल द्वारा जवाबी कार्रवाई नाम से एक खौफनाक कानून का ड्राफ्ट लाया जा रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की लिखित सुपारी का जिक्र है। दोनों के सिर पर 500 करोड़ के भारी भरकम इनाम की घोषणा होने वाली है। यानी ईरान 2 राष्ट्राध्यक्षों के मर्डर वाले प्लान को कानूनी कवच देने जा रहा है, उन्हें हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहता है। ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चीफ इब्राहिम अजीजी ने कहा, जो भी इंसान या संस्था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस धार्मिक और वैचारिक मिशन को पूरा करेगी, उसे ईरान सरकार अपनी तिजोरी से $54 मिलियन का नकद इनाम देगी। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, हमारी लिस्ट में बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर भी हैं। ईरान की इस हिट लिस्ट में पेंटागन में हड़कंप मचा दिया। मोसाद के जासूस टेंशन में आ गए। सवाल है कि ईरान ऐसा बिल क्यों लाना चाहता है, वो सुपारी किलर क्यों ढूंढ रहा है। अगर ईरान सोच रहा है कि कोई आके ट्रंप साहब पर हमला करेगा और नेतन्याहू पर हमला करेगा, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, तो इसका मतलब है वो डेस्परेट हो गया है। एक तरह से सुपारी किलर जो होते हैं उनको आप ढूंढते हैं जब आप बहुत बुरी स्थिति में होते हैं। ईरान अब चाहता है कि कोई और आके, वो देखता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू उनके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं ईरान के, तो किसी तरह से ये चले जाए यहाँ से। ईरान का ये खेल सिर्फ संसद के बयानों या कानूनी ड्राफ्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में ईरान और उसके आसपास के इलाकों में आम लोगों को फोन पर मैसेजेस भेजे गए। इनमें ट्रंप की हत्या के लिए चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय इनाम अभियान से जुड़ने के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है। तेहरान के एक मीडिया आउटलेट के मुताबिक ट्रंप को निपटाने की इस खूनी मुहिम को अब तक करीब 2,90,000 लोगों का सीधा सपोर्ट मिल चुका है और जनता की तरफ से लगभग $25 मिलियन का फंड भी जुटाया जा चुका है।
ट्रंप और नेतन्याहू के सिर पर इनाम का यह मामला ऐसे समय में आया जब एक तरफ ईरान शांति प्रस्ताव भेज रहा है और दूसरी तरफ बदले और जवाबी कार्रवाई की खुली धमकी दी जा रही है। ईरान का मानना है कि ट्रंप, नेतन्याहू और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या में भूमिका थी, इसलिए उन्हें टारगेट करना उनका अधिकार है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी संसद 28 फरवरी को तेहरान पर हुए हमलों के जवाब में इस प्रस्ताव पर वोट कर सकती है। इसी अटैक में अली खामनेई समेत कई सैन्य कमांडर और बड़े नेता मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। चीन दौरे पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ये देखिए जरा किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट खुद वहां पर मौजूद हैं, नहीं वांग ही यहां पर, उनके फॉरेन मिनिस्टर वहां पर मौजूद हैं पुतिन को रिसीव करने के लिए। रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है पुतिन को। ये देखिए जरा, वांग ही जो शी जिनपिंग के राइट हैंड बताए जाते हैं वो मौजूद हैं पुतिन को रिसीव करने के लिए। 2 दिन के चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं पुतिन और इस दौरे की महत्ता को आप ऐसे समझिए कि इस वक्त मॉस्को पर अटैक चल रहे हैं उस सब के बीच में पुतिन पहुंचे हैं। और आप यह भी समझिए कि ट्रंप के दौरे के बाद पुतिन इस वक्त पहुंचे हैं बीजिंग। आपको याद होगा कि विंटर ओलंपिक्स खत्म होने के बाद ही यूक्रेन पर रूस ने हमले शुरू किए थे। इंतजार किया जा रहा था कि कब विंटर ओलंपिक्स चाइना में खत्म होंगे, उसके बाद हमले शुरू होंगे। और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर। ये इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है क्योंकि देखिए, जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तब भी पेट्रोल के दाम कम से कम एनसीआर की बात करें 90 के ऊपर थे। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तब तो दाम बढ़ने शुरू ही हो जाते हैं। ऑयल कंपनियों की चिंता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने टैक्स की चिंता है, लेकिन हमारी चिंता कौन करेगा? खैर, एथेनॉल शायद। खैर, युद्ध वाली चिंता के बाद अब वो चिंता गार्ड जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। इसमें पेट्रोल डीजल वाली आग है जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार लगी है। इस बार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे का इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो चुकी हैं। इसने फिर सियासत में घी का काम किया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों के तीर छोड़े हैं, जिसका जवाब सरकार ने तर्कों वाले तीर से दिया। लेकिन पहले वो लिस्ट देखिए जो आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है। 15 मई को देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए का इजाफा किया गया था। अब 4 दिन बाद जनता को एक और झटका लगा है। इस तरह सिर्फ 5 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम में तकरीबन 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पेट्रोल डीजल वाले झटके की ये सिर्फ दूसरी किश्त है? क्या अभी तेल की कीमतों में आग बाकी है? तेल कंपनियां इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही हैं। लेकिन आंकड़ों में कुछ ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि पेट्रोल डीजल अभी आपकी जेब को और जला सकता है। ध्यान से देखिए, देश में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो 4 वर्षों यानी 2022 के बाद पहली बार 15 मई को बढ़ी है और लगातार दूसरी बार इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि ये कंसिस्टेंटली 90 के ऊपर है। भारत की अगर बात की जाए 90 रुपीज पर लीटर पेट्रोल मिनिमम, उसके ऊपर तो चल ही रहा है दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अब भी तेल कंपनियों को रोजाना पेट्रोल डीजल पर 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। हालांकि वो जो कमाई हुई थी जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे उसका अकाउंट, खैर एनीवे, जो 15 मई की बढ़ोतरी से पहले 1000 करोड़ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर का नुकसान है। और अभी तक जो दाम बढ़े हैं वो असल में आवश्यक वृद्धि का सिर्फ 5वां हिस्सा है। तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम अभी और बढ़ेंगे? ये सवाल लोगों को भयभीत कर रहा है। इतना ही नहीं, लगातार कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों को 2022 की याद क्यों आ रही है वो भी देखते हैं। उस समय रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी थी। तब 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। मार्च से अप्रैल के बीच सिर्फ 15 दिनों में तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 13 बार कीमतें बढ़ाई थी। इनमें से 10 दिन रोज सिर्फ 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़ाए गए थे और 15 दिन में पेट्रोल और डीजल 10 रुपए महंगा हो गया था। इस बार भी तेल कंपनियां लगातार अपना नुकसान वाला दर्द सुना रही हैं। तो क्या इस बार और कुछ दाम बढ़ने वाले हैं? आइए देखते हैं।
देश भर में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल दोनों महंगे हो गए हैं। अरे क्या कहेंगे, जो मोदी जी करें, सर आंखों पर सब सब झेलने के लिए तैयार अरे सब तैयार। अब वो तो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही। देश क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए ना कि गरीब जनता अगर जो 500 रुपये रोज कमा रही है, बिना गाड़ी के चल नहीं सकती है, तो 110 रुपये का वो पेट्रोल डलाएगी, 500 रुपये कमाएगी तो बचाएगी क्या और खाएगी क्या। ठीक है, अभी बढ़ रहे हैं तो इसके बारे में है ना, देश में प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं और नेता भी बोल रहे हैं कि क्राइसिस का माहौल है। हो सकता है धीरे धीरे यदि बढ़े हैं तो कम भी हो जाएंगे। भैया मोदी है तो मुमकिन है, दिक्कत की कोई बात नहीं। और जब तक थोड़ी बहुत कड़वी गोली नहीं खाओगे विकास कैसे होगा। अगर 10-20 रुपये और बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। सब महंगाई तो हर जगह बढ़ी है, तो पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़ गया कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया में जो माहौल है हर जगह पे बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, फिर भी इंडिया में लेट बढ़े हैं। मुझे लगता है देश चलना चाहिए। हम खुद के लिए तो खर्च कर सकते हैं ना, तो पेट्रोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता दामों से, क्योंकि एंड ऑफ द डे देश चलना चाहिए। यह लूटने का ही धंधा है इनका। इस सरकार लूट रही है, गरीबों को मार रही है और कुछ कर नहीं रही है। असर पड़ेगा जेब पर। सर जेब पे तो असर पड़ ही रहा है, पड़ेगा क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। मार्केट में वैसे इतना वो चल रहा है, हर चीज में रेट बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब समझिए कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असली विलेन कौन है। जवाब है अमेरिका ईरान का युद्ध, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल वाला तनाव है। युद्ध के बाद से क्रूड ऑयल के दाम 50% से ज्यादा बढ़े। बड़ी बात यह है कि भारत जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से आता है, जो युद्ध की वजह से लगभग लॉक है। तर्क है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियां प्रेशर में थीं, इसीलिए उन्होंने घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ाए। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर सियासी आग लगी हुई है। राहुल गांधी ने आर्थिक तूफान वाला अलार्म बजाया तो बीजेपी की ओर से जवाब भी आया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को। दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का। कई साल से लड़ाई के कारण दाम बढ़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने जहां तक संभव लोगों का ऊपर उसका असर होने नहीं दिया है, लेकिन हमारी ऑयल कंपनियों की हालत खराब है। काफ़ी लाखों करोड़ रुपया उनका नुकसान हो गया है। इसलिए जितना मिनिमम बढ़ाना चाहिए उतना ही बढ़ा है। ये मोदी का एक तो आर्थिक दृष्टि से फेल्यूर है, दूसरा जो विजन रखना चाहिए आगे उस बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। नेतृत्व अगर ऐसा ही रहा तो देश को बहुत बड़ा मुश्किल है। प्रॉफिटेबल है, कोई बहुत अधिक बहुत बड़ी भाड़ा नहीं है। तो हमने कहा कि देश के लिए जब संकट में देश है तो फिर देशवासियों को एकजुट होकर के खड़े होकर के उसका सामना करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम करो, सोना ना खरीदो, फंक्शन ना करो, मतलब फिर तुम सीधे कह दो भी देश नूं ताला लाना है। देश नूं ताला ही ला रहे हैं, जिंदा ही ला रहे हैं देश नूं। सो यह टोटली सेंटर सरकार का फेलियर है। लड़ाई है और उसका प्रभाव दूर सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, अकेला हिंदुस्तान नहीं। दाद तो इस बात की देनी चाहिए कि अकेला एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 80 दिन होने के बाद में लड़ाई 28 फरवरी को चालू हुई थी, आज तक कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ा। विपक्ष महंगे पेट्रोल वाले आरोपों से सरकार को घायल कर रहा है, तो सरकार भी तर्कों के तीर निकाल कर लाई है। सरकार कह रही है कि 4 वर्षों के युद्धकाल में कई मौके ऐसे आए जब कच्चे तेल की कीमत $120 के पार गई। तब दूसरे देशों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर डाला, लेकिन भारत ने अलग रणनीति अपनाई है। इस दौरान केंद्र ने 2021 से 2026 के बीच 4 बार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। जनता पर बोझ डालने वाले आरोपों पर सरकार का तर्क है कि मार्च 2026 में जो भारी कटौती पेट्रोल डीजल के टैक्स में की गई थी, उससे लगभग 30,000 करोड़ रुपए का बोझ केंद्र ने उठाया और अब भी कच्चे तेल की बड़ी कीमतों पर सरकार और तेल कंपनियों को आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का तर्क ये है, जहां अमेरिका, यूएई, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 से 100% तक का इजाफा हुआ, वहीं भारत में इस युद्ध काल में सिर्फ 4% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, जो दिखाता है कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद
जनता पर सीधे बोझ डालने से बचने की कोशिश की। हालांकि इसके जवाब में विपक्ष ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों की याद दिलाता है, जहां एक्साइज ड्यूटी 50% तक कम की गई है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 17 रुपए प्रति लीटर तक की कमी आई। विपक्ष के महंगे पेट्रोल डीजल वाले आरोप के जवाब में सरकार ने वैट वाला तीर भी चलाया। उसका कहना है कि केंद्र का एक्साइज टैक्स पूरे देश में समान है, फिर भी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग होने की वजह राज्यों का अपना टैक्स, जिसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जैसे कुछ राज्यों में वैट 30% से अधिक है, जिससे कीमतें ज्यादा हैं। इनमें तेलंगाना और केरल जैसे इंडिया गठबंधन की सत्ता वाले राज्य भी शामिल हैं, जहां पेट्रोल के दाम 107 प्रति लीटर से ज्यादा हैं, जबकि गुजरात, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे राज्यों में कीमतें 97 रुपए या उससे नीचे, क्योंकि वहां वैट कम है। सरकार का कहना है कि 27 मार्च 2026 को जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, तो बीजेपी शासित राज्यों ने तुरंत टैक्स में भी बदलाव किया, जिससे जनता को फायदा मिला, जबकि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की सरकार वाले राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये सियासी आरोप आपस में टकराकर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं, साथ ही जनता का तेल वाला तनाव अब भी बना हुआ है। वैसे एक जरूरी अपडेट यह है कि भारत अब पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और यह बहुत बड़ा कदम है। इससे हमारा ओवरऑल लोड कम होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा 2008 की यह घटना, जब दावोस में पहली बार शिमोन परेज उन्होंने जिक्र किया इलेक्ट्रिक कार्स का। उनका तर्क यह था कि इससे इजराइल की डिपेंडेंसी अरब वर्ल्ड पर कम हो जाएगी, और दूसरा उनका ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन एथेनॉल से एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। यह बहुत बड़ा कदम है। सरकार ने मौजूदा E20 योजना से आगे बढ़ते हुए पेट्रोल में 30% तक एथेनॉल मिलाने की तैयारी कर ली है। अभी पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर E22, E25, E27 और E30 फ्यूल के लिए तकनीकी तैयारी शुरू कर दी। यानी भविष्य में पेट्रोल में 22, 25, 27 और 30% तक एथेनॉल मिलाया जा सकता है। सरकार का मकसद है विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बनाना। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा। सच्चाई यह है कि भारत के इस कदम से हम बहुत आगे जाने वाले हैं। हम यूरोपियन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ सकते हैं कुछ मामलों में इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। खैर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने नए फ्यूल ब्लेंड के लिए तकनीकी मानक जारी किए हैं। ये नियम 15 मई 2026 से लागू हो चुके हैं। BIS मानकों में ऐसे इंजन और वाहनों के लिए तकनीकी नियम तय किए गए हैं जो ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलेंगे। इसमें फ्यूल की गुणवत्ता, ऑक्टेन स्टार, सल्फर सीमा और पानी की मात्रा जैसी बातों पर जोर दिया गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है, क्या मौजूदा गाड़ियां E25 या E30 जैसे फ्यूल पर आसानी से चल पाएंगी? ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल के लिए इंजन में बदलाव जरूरी हो सकता है। पुरानी गाड़ियों में माइलेज और पार्ट्स पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। और अब एक हैरान करने वाली खबर है। हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया है, और यह वाकई में जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत मैटर करता है। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है। मामला पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने से जुड़ा है, जिस पर डॉग लवर्स को सर्वोच्च अदालत से झटका लगा। आज के फैसले में राज्यों के लिए कुछ नए निर्देश भी दिए गए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 2025 के पुराने आदेश की समीक्षा की अपील की थी, लेकिन 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया है कि पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश नहीं बदलेगा। आवारा कुत्तों पर पुराना आदेश ही लागू रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि यह पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा का मामला है। अदालत ने आवारा कुत्तों के हमले की समस्या को चिंताजनक बताया है। यह भी कहा है कि मानव जीवन के खतरे को देखते हुए अगर जरूरी लगे तो रेबीज से संक्रमित, बीमार, पागल और खतरनाक कुत्तों को मृत्यु भी दी जा सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सारे आवेदन खारिज कर दिए। कोर्ट ने पिछले साल सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। फैसला सुनाते हुए जजों ने कड़ी टिप्पणी भी की, जिसमें राज्यों के लिए भी चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में रेबीज की वजह से कई लोगों की मौत हुई है। बच्चों, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। हम आंख नहीं मूंद सकते हैं। राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल का पालन करना चाहिए। पिछले आदेशों का राज्यों ने ठीक से पालन नहीं किया।
अगर राज्यों ने आदेश का पालन नहीं किया तो उन पर अवमानना की कार्रवाई होगी। आज आदेश देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों में कुत्तों के काटने के लिए आंकड़े भी जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 महीने में कुत्तों के काटने की 1084 घटनाएं सामने आई हैं। तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में कुत्तों के काटने की लगभग 2 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। सूरत में एक जर्मन पर्यटक को कुत्ते ने काट लिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिया था कि वो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन और खेल के मैदान जैसी जगहों से आवारा कुत्तों को हटाएं। बच्चों को आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। आज के आदेश में राज्यों के लिए कुछ नए निर्देश भी जोड़े गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके सही तरीके से लागू करें। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोर्ट के आदेश लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। सामान्य तौर पर उनके खिलाफ FIR और सख्त कार्रवाई न की जाए। हाई कोर्ट ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई रोकने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा। NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बाद से ही स्ट्रीट डॉग्स के मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी। आज जब डॉग लवर्स को राहत नहीं मिली तो खूब बयान आ रहे हैं। सरकार ने सेंटर्स नहीं खोले, ABC सेंटर्स नहीं खोले, कहीं से अगर निकालते भी तो सड़क पर आ जाते। सबसे पहले तो हमें चिंता है कि हम सड़क पर चलते चलते सुरक्षित अपने आप को समझते नहीं। तो अगर मैं सारे रेलवे स्टेशन और इधर उधर से कुत्ते सड़क पर डाल दूं तो क्या मेरी जान सुरक्षित हो जाएगी? और चिंता होगी मुझे। इससे अच्छा कि आप सबसे पहले व्यवस्थाएं बनाएं, उस व्यवस्था के बाद देखा जाएगा। किसी राज्य ने कोई काम नहीं किया? आप लोगों ने ये देखा हो? दिल्ली तक ने भी काम नहीं किया। दिल्ली ने भी एक तनिक सा भी शेल्टर नहीं बनाया, एक AB सेंटर नहीं बढ़ाया, एक AB सेंटर को बदला नहीं। सबके सब घटिया से घटिया चल रहे। किसी में सुएज नहीं है, किसी में डॉक्टर नहीं है, किसी में उनके रिश्तेदार चला रहे हैं और उठा करके इधर से उधर फेंक रहे हैं। जो डॉग अटैक और डॉग बाइट के केसेस से लगातार प्रॉब्लम में थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई गंभीर बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं, तो उन सब के जीवन को बचाने का एक सकारात्मक कदम के द्वारा प्रयास किया गया है। बहुत दुखी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा ऑर्डर निकाला है। इससे क्या होएगा? क्रूरटी बढ़ेगी, लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को सोसाइटी में। हमारा जो भारत देश है उसमें जो हमें सिखाया जाता है कि एक रोटी कुत्ते की और एक रोटी गाय की, सर वो कहाँ गया जो हमारे खुद संस्कृति। आवारा कुत्तों पर एनिमल एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं हमने उनसे भी बात की। एक बार उनके विचार सुनिए कि आज के फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। सोचिए बड़े बुजुर्ग और बच्चे किस तरीके से इनसे परेशान रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं। नोएडा वो जगह है जहां पर जनवरी से लेकर अप्रैल 15 तक 30,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए हैं। कुत्तों के तमाम ऐसे वीडियो सामने आए जो लोगों को हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर हों, गली में हों, सड़क पर हों, घर के बाहर हों, तो कभी भी कुत्ते उनको पर हमला कर उन्हें जख्मी कर सकते हैं। ये स्ट्रीट डॉग्स खासकर ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और जैसे मॉर्निंग में वॉक करने में मुश्किल है। बहुत सारे केसेस हमने सुने, वो मैंने देखा है। इवन मेरे साथ भी घटना घटी कि आप शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद से जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे उनकी थोड़ी वो अटैक ज़्यादा करते हैं। लेकिन इस बारे में थोड़ा सरकार को ही जवाबदेही लेनी होगी। इन आवारा कुत्तों की हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़रूरत है जितनी इंसानों की। इनके विशेष ध्यान के लिए, रख रखाव के लिए सरकार को एक विशेष योजना बनानी चाहिए, उसे कार्यान्वित करनी चाहिए। इनकी उत्पत्ति के लिए, रहने के लिए, इनके व्यवहार में इतना बड़ा जो परिवर्तन आ रहा है उसके ऊपर एक स्टडी होनी चाहिए। डर तो ऐसा है जी कि सबको लगता है, क्यों कि घर से बाहर निकले जानवर आ रहा है तो वो तो अटैक करेगा ही। ये नहीं है कि वो अटैक नहीं करेगा,
यानी आवारा कुत्तों की आबादी पर नियंत्रण जरूरी है। जरूरी है। मेरे परिवार में काटा है और मेरे परिवार में एक मृत्यु भी हुई है आवारा कुत्ते के काटने से। तो मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि आवारा कुत्ते रोड पर घूमें। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सरकार को मानना चाहिए। एक अलग शेल्टर बनाइए इनके लिए। डॉग अगर लोग हैं तो वो जाएँ और शेल्टर में जाके उनको जितना प्यार दिखाना दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनके लिए अलग से एक शेल्टर होम होना चाहिए। और अब साउथ चाइना सी में चीन की फिक्र बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर। वियतनाम चीन के बैकयार्ड में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक देश है। इसी वियतनाम के दौरे पर इन दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। हनोई में उन्होंने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक अहम समझौता भी हुआ है। साथ ही दोनों नेताओं ने वियतनाम के एयरफोर्स ऑफिसर्स कॉलेज में नई लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। खबर है कि भारत और वियतनाम के बीच खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील को लेकर बात चल रही है। इसके अलावा भारत वियतनाम को अपने स्वदेशी डिफेंस सिस्टम देने पर भी विचार कर सकता है। इससे चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति हो छी मिन की जयंती पर उनके समाधि स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम की दोस्ती साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित है। एक्सेलेंसी, मेरी यह यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह एक ऐसा मील का पत्थर है जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, परिपक्वता और दृढ़ता को दर्शाता है। मुझे खुशी है कि आपकी हाल की भारत यात्रा के दौरान इसे अब इनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा हमारे रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करेगी तथा आने वाले वर्षों में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोलेगी। थोड़ा सा करेक्शन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपिता हो शिन मिन की जयंती पर उनके समाधि स्थल जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां भारत के नक्सल मुक्त होने का उद्घोष हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान उस बस्तर इलाके से किया जो नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। गृह मंत्री ने वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि बस्तर, छत्तीसगढ़ समेत पूरे भारत से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह देश ने नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में निर्णायक सफलता हासिल की है, उसी तरह लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि 2029 से पहले हर आपराधिक मुकदमे का निपटारा सुप्रीम कोर्ट स्तर तक अधिकतम 3 वर्षों के भीतर हो सके। बस्तर संभाग के जगदलपुर में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक भी हुई। इस मीटिंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने हिस्सा लिया। नक्सलवाद के गढ़ में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक करके गृह मंत्री ने संदेश दिया कि छत्तीसगढ़ अब विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ रहा है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। हम सबके लिए ये बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है। ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। बीएचयू की परीक्षा में पूछे गए उस सवाल का जिक्र करते हैं जिस पर यूपी में सियासी बवाल हो रहा है। इस सवाल का कोड वर्ड है ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। वैसे भी यूपी में ब्राह्मण शब्द पर केंद्रित सियासी कलह के कई एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इस बार मामला प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। इस विवाद की पूरी कहानी आपको बताते हैं। बीएचयू में हाल में ही हुई
एक परीक्षा में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को लेकर सवाल पूछा गया। प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन इतिहास में महिलाओं की प्रगति में किस तरह से बाधा डाली? BHU MA इतिहास के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में सवाल पूछा गया। सवाल का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर ब्राह्मण महासभा ने आपत्ति जताई है। आरोप लगाया कि यह सनातन परंपरा के खिलाफ पूर्वाग्रह दिखाता है। सवाल ब्राह्मण को लेकर था तो राजनीतिक विवाद होना ही था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर सवाल उठाया। कहा कि पहले ब्राह्मणों का अपमान करना, फिर ऐसे सवाल करवाना बीजेपी की आदत है। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सरकार से ऐसे ही तीखे सवाल किए। BHU में कोई क्वेश्चन पेपर आ गया है और उसका सवाल भी बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। बताओ हमारे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किसी को बदनाम करो और फिर उससे सवाल पूछवाओ। समाज में बदनाम भी बीजेपी कराती है और फिर नाम सवाल भी हम ही पूछे जाते हैं, हमसे पूछा जाता है। सच्चाई ये है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार जातिवादी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रही। इसीलिए कभी दलितों पर अत्याचार होता है, कभी ब्राह्मणों पर होता है, कभी मुस्लिम के ऊपर बुलडोजर चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये का विकास नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते। ऐसी जातिवादी मानसिकता की सरकार की विदाई 2027 में तय है। BHU के प्रश्न पत्र में अगर इस तरह का सवाल जो जाति को लक्ष्य करके पूछा जा रहा है आ रहा है, इसका मतलब कि केंद्र सरकार भी अब जातिवादी जो बात है उसको लेकर के आगे आ रही है। जातियों में हमारे समाज को बांट करके एक दूसरे के सामने खड़ा करके लड़ाना और लड़ा करके हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना इसका उद्देश्य। फिक्र में बात मौसम की करते हैं। इन दिनों भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। आप भी शायद मौसम के इस कहर से परेशान होंगे, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस समय पूरी पृथ्वी पर सबसे गर्म भारत है तो शायद आप चौंक जाएंगे। ना दुबई, ना अफ्रीका का रेगिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया और ना ही अमेरिका। इस वक्त अगर पृथ्वी पर कोई देश बुरी तरह से तप रहा है तो वो है भारत। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तपती हुई जमीन अपने हिंदुस्तान की है। AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग में जानकारी सामने आई है। इस वेबसाइट से दुनिया के 100 सबसे गर्म और 100 सबसे ठंडे शहरों की लाइव मॉनिटरिंग होती है। और जब 100 सबसे गर्म शहरों को देखा गया तो ऐसा एक भी शहर नहीं था जो हिंदुस्तान से बाहर का हो। यह सिर्फ गर्मी नहीं, यह प्रचंड गर्मी का आतंक है। ये आंकड़े अब से कुछ घंटे पहले वेबसाइट पर दर्ज किए गए। AQI.in के अनुसार भारत के टॉप 17 गर्मी वाले शहरों में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। गर्मी वाले टॉप 32 शहरों में 46 डिग्री तापमान था। टॉप 45 शहरों में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो वहीं 94 से 100 तक 6 शहरों में 44 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। ये गर्मी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पड़ रही है। गर्मी वाले टॉप 17 शहरों में 15 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। AQI.in के अनुसार इस समय दुनिया में बांदा, औरैया, मुरादाबाद, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, रामपुर, बदायूं, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर और अलीगढ़ सबसे ज्यादा गर्म है। इसके अलावा ओडिशा के राउरकेला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी 47 डिग्री तापमान है। AQI.in की लाइव ग्लोबल टेम्परेचर रैंकिंग के अनुसार पूरा देश भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, जबकि देर शाम को भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 48.2 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म रहा। इसके अलावा दिल्ली के रिज इलाके में तापमान 40.5 डिग्री दर्ज किया गया। यानी दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र तक सड़कें तप रही हैं। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। इस बीच लोकल सर्कल्स एजेंसी के एक बड़े सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लोकल सर्कल्स ने 20,000 लोगों पर एक सर्वे किया। इसके अनुसार 26% लोग बेहद गंभीर गर्मी महसूस कर रहे हैं। 53% का कहना है कि गर्मी गंभीर है लेकिन अभी संभालने योग्य है। 19% का कहना है गर्मी का मध्यम असर है, जबकि बहुत कम लोग इसे सामान्य बता रहे हैं। कुल मिलाकर 80% माना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। हर 10 में से 8 शहरी भीषण गर्मी से परेशान है, जबकि हर 5 में से 1 व्यक्ति ने कहा कि गर्मी से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है।
अब देखिए कि आखिर ये गर्मी कैसे तड़पा रही है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार जाने की आशंका व्यक्त की गई। रात के समय भी तापमान कम नहीं हो रहा है। ऐसे में गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। गर्मी को लेकर किए गए इस सर्वे में कुछ और बातें भी सामने आई हैं। ज्यादातर लोग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बच रहे हैं। 80% ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। 40% ने कहा है कि वो एसी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग घर में ही रह रहे हैं। इसके अलावा ठंडा पेय, ORS लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। इस गर्मी का असर बिजली पर भी पड़ा है। देश में गर्मी की वजह से बिजली की मांग 257 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस गर्मी से लोगों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकावट, बीपी और हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए ज्यादा पानी पीजिए, ORS या नींबू पानी लें, हल्के कपड़े पहने। अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो दोपहर में बाहर ना निकलें। इसके साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें।